गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जहांगीर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज हमारा चर्चा का विषय है राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों के साथ साथ उसके नियुक्ति, वेतन, भत्ते, कार्यकाल एवं महाभियोग द्वारा पदच्युति के संबंध में भी चर्चा की गई थी। आइए आज के विषय की शुरुआत अब हम करते हैं। राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियां। भारतीय संविधान के भाग 18 के 9 अनुच्छेदों 352 से लेकर 360 तक में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है, जो उसे प्राप्त समस्त शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति संविधान को लगभग एकात्मक रूप प्रदान कर सकता है और आपातकाल या संकट काल की घोषणा कर सकता है। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया गया है कि संकटकालीन स्थिति क्या है, फिर भी इसका अभिप्राय ऐसे संभावित परिस्थितियों से है जिसमें शीघ्र कार्य करने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति द्वारा 3 स्थितियों में संकट काल की घोषणा की जा सकती है, जिनमें पहला है युद्ध, विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर या संभावना पर, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। दूसरी स्थिति है राज्यों में वैधानिक शासन विफल हो जाने पर, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किया गया है। और तीसरी स्थिति है आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। अब प्रत्येक स्थितियों की एक एक कर अब हम चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला जो आपातकाल की परिस्थिति है, युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की आशंका होने पर, इमरजेंसी कॉज्ड बाय वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन बाय द आर्टिकल 352। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण या इसकी आशंका के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण भारत या इसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को स्थान दिया गया है। संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा अपने आप 1 माह रहती है, जिसके बीच संसद के सदनों से अनुमोदन कराना आवश्यक है। संसद एक समय तक ऐसी आपातकालीन स्थिति की अवधि को एक प्रस्ताव द्वारा 6 माह तक बढ़ा सकती है और इस प्रकार के आपात की ऊपरी समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति इस आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल का निर्णय लिखित रूप में राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी। 44वें संशोधन द्वारा इस आपातकाल को न्यायालय में चुनौती भी दी जाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लगाई जा चुकी है, जिनमें सबसे पहला है 1962 में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण, जो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी से लेकर 10 जनवरी 1968 ईस्वी तक आपातकाल रही थी। दूसरा आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया था, वह भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के समय, यानी 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 तक एक लंबी अवधि तक आपातकाल रहा था। और यह आपातकाल अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि तीसरी बार आंतरिक अव्यवस्था के नाम पर अनुच्छेद 352 के तहत ही लगाया गया था, जो जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक रहा था। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल के घोषणा के अलग अलग प्रभाव होते हैं।
इस संकटकालीन घोषणा के संवैधानिक प्रभाव की अगर बात की जाए तो कार्यपालिका संबंधी प्रभाव के संबंध में कहा जा सकता है कि सारे देश का शासन राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है और कार्यपालिका को वह निर्देशित करता है। इसी प्रकार व्यवस्थापिका संबंधी प्रभाव है कि संसद को समस्त देश या जिस भाग में संकट काल की घोषणा की गई है के राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और संसद के कानूनों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून अमान्य हो जाते हैं। इस प्रकार संघीय ढांचा एकात्मक में बदल जाती है। इस संकटकालीन घोषणा के समय यदि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों के संबंध में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। इसी प्रकार वित्तीय प्रभाव भी पड़ता है। राष्ट्रपति को संघ तथा राज्यों के बीच राजस्व के विभाजन में परिवर्तन करने का अधिकार मिल जाता है और सबसे खास बात है कि मूल अधिकारों पर भी अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 19 में वर्णित व्यक्तियों की स्वतंत्रता स्थगित हो जाती है और राज्य द्वारा इन स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 32 के अधिकार को भी स्थगित कर सकता है, परंतु 44वें संशोधन द्वारा सिर्फ अनुच्छेद 21 और 22 के अधिकार को रद्द करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता है। दूसरी स्थिति वाले आपातकाल है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इमरजेंसी अराइजिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। संविधान का 355वां अनुच्छेद संघ सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपता है कि वह राज्यों को बाह्य आक्रमण तथा अशांति से सुरक्षा करे और देखे कि राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चलाया जा रहा है अथवा नहीं। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या अन्य किसी प्रकार से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि उस राज्य में संविधान विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में संकटकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यह आपातकाल का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा होना आवश्यक है, अन्यथा 30 दिनों के भीतर यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। संविधान के अनुसार संसद प्रस्ताव द्वारा किसी राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, परंतु 42वें संशोधन द्वारा यह अवधि 1 वर्ष हुई और 44वें संशोधन द्वारा पुनः 6 माह। इसी तरह 44वें संशोधन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी, जो अब 1 वर्ष कर दी गई है और इससे अधिक तभी कायम रह सकती जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वहां चुनाव कराना संभव नहीं है, परंतु किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता है। इस घोषणा का प्रभाव की अब हम बात करेंगे कि 356 अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा का क्या प्रभाव हो सकता है। तो घोषणा का पहला बिंदु है राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका शक्ति स्वयं धारण कर सकता है। राष्ट्रपति घोषणा द्वारा राज्य की विधायी शक्ति संसद को सौंप सकता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। संसद राष्ट्रपति या अन्य किसी अधिकारी को राज्य संबंधी विधि बनाने का आदेश दे सकती है। जब लोकसभा की बैठक नहीं हो रही हो उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं और अनुच्छेद 32 के अधिकारों पर रोक लगा सकता है। अब तक लगभग सभी राज्यों में इस संकट को लगाया जा चुका है। आपातकाल की तीसरी स्थिति है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 के अनुसार होता है। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि पूरे भारत या उसके किसी भाग में आर्थिक अस्थायित्व या शाखें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट को खतरा पैदा हो गया है तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा का भी 2 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। यदि इस बीच लोकसभा को भंग कर दिया गया है तो नई लोकसभा की बैठक के 30 दिनों के भीतर उसके द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर घोषणा समाप्त हो जाएगी।
एक बार संसद द्वारा अनुमोदन हो जाने पर आपातकालीन स्थिति अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है और राष्ट्रपति दूसरी घोषणा द्वारा इसे रद्द कर सकता है। वित्तीय आपातकाल का प्रभाव। संघ तथा राज्य सरकार की अधिकारियों के वेतनों में, जिसमें उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भी शामिल है, में आवश्यक कमी की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रक्षित किया जाता है। राष्ट्रपति संघ तथा राज्यों के बीच धन बंटवारे संबंधी व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रपति देश के वित्तीय साख को बनाए रखने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। अब हम राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के आलोचना के बिंदु की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के 18वें भाग के 9 अनुच्छेदों में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का जो उल्लेख है, संविधान के इस भाग और अनुच्छेद के विषय में प्रोफेसर के.वी. राव ने लिखा है कि संविधान का कोई भाग या अनुच्छेद उतना बदनाम नहीं जितना कि यह है। इन अनुच्छेदों में बहुत बड़ी शक्ति निहित है, जिसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। राष्ट्रपति की इन शक्तियों की व्यवस्था को लेकर संविधान सभा में बहुत वाद विवाद हुआ। वाद विवाद में श्री एच.वी. कामथ ने कहा कि विश्व के किसी लोकतंत्रीय देश में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। संविधान सभा में इन शक्तियों की व्यवस्था से संबंधित उपबंध के पारित हो जाने पर श्री कामथ ने यहाँ तक कह दिया था कि यह लज्जा और दुख का दिन है, ईश्वर भारतीय जनता की रक्षा करे। इन शक्तियों के विपक्ष में तर्क के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं, जिनमें पहला एकात्मक शासन की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। संकट काल में भारतीय संविधान संघात्मक न रहकर लगभग एकात्मक रूप धारण कर लेता है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति को वे समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती है जो एक तानाशाह को प्राप्त होती है। आलोचना के दूसरा बिंदु है संघीय सरकार द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर्स बाय फेडरल गवर्नमेंट। संघीय सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है। उस शक्ति के आधार पर संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करके उस राज्य के प्रशासन को भी अपने हाथ में ले सकती है जिसका शासन ठीक प्रकार से चल रहा हो। आलोचना के अगला बिंदु है राष्ट्रपति के निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी होने की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रेसिडेंट। संकटकालीन शक्तियों की आड़ में राष्ट्रपति निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी हो सकता है और तानाशाही का शासन स्थापित कर सकता है, क्योंकि वह संसद की बिना स्वीकृति लिए ही 2 माह तक संकटकालीन घोषणा लागू कर सकता है। इसी प्रकार आलोचना के अगला बिंदु है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध अनुचित, रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स इज नॉट करेक्ट। संकटकालीन घोषणा के आधार पर मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से संवैधानिक उपचार के अधिकारों को स्थगित या प्रतिबंधित कर देना न्याय संगत एवं उचित नहीं है। इसी प्रकार आलोचना के जो अगला बिंदु है वह है राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता की समाप्ति अनुचित, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स इज इनकरेक्ट। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 360 की व्यवस्था के आधार पर वित्तीय संकट काल में राष्ट्रपति को विस्तृत एवं व्यापक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। वित्त विधेयकों को अपनी स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखने के निर्देश के साथ ही राष्ट्रपति वित्तीय विषयों से संबंधित कोई भी आदेश राज्यों को दे सकता है, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति की इस शक्ति की व्यवस्था का विरोध करते हुए श्री हृदयनाथ कुंजरू ने संविधान सभा में कहा था कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को वित्तीय संकट संबंधी उपबंधों से बड़ा आघात पहुंचेगा। इस प्रकार उपयुक्त आलोचनाओं को देखने से ऐसा लगता है कि आपातकालीन व्यवस्था बिल्कुल गलत है, परंतु वास्तविकता यह है कि देश की एकता, अखंडता एवं रक्षा से बढ़कर संघीय स्वरूप को कायम रखना या व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक नहीं है। 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 और 22 को आपातकाल में भी बाधित होने से बचा लिया गया है। राजनीतिक लक्ष्यों हेतु इसका प्रयोग अपवाद स्वरूप ही हो पाया है और आखिरी शक्ति जनता में निहित होने के कारण
इसका दुरुपयोग कर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति नाम मात्र प्रधान है और वह पूर्णतया मंत्रिमंडल पर निर्भर है, जो जनता द्वारा संचालित माना जा सकता है। तानाशाही प्रवृत्ति का जनता ने जवाब भी दिया है। अब हम बात करेंगे कि संकटकालीन शक्तियों के पक्ष में कौन से तर्क दिए जा सकते हैं या फिर संकटकालीन शक्तियों का क्या महत्व है। तो इस संबंध में संकटकालीन शक्तियों की विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई कटु आलोचना में सत्य का अंश होते हुए भी राष्ट्रीय हित की दृष्टि से ये न्याय संगत ही है। विभिन्न विद्वानों एवं राजनेताओं द्वारा इन शक्तियों का समर्थन किया गया है। इस संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि इसमें संदेह नहीं कि जनता के विशाल बहुमत की राय में संकट काल में नागरिकों की राजभक्ति केंद्र में होनी चाहिए, इकाई राज्यों में नहीं। राष्ट्रपति के इन संकटकालीन शक्तियों के पक्ष में तर्क के कुछ बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं, जिनमें पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एकात्मक शासन उचित। यूनिटरी गवर्नमेंट इज सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को बनाए रखने की अपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है और फिर यह व्यवस्था तो विशेष परिस्थितियों के लिए की गई है। राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों के पक्ष का दूसरा बिंदु है केंद्रीय सरकार द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग असंभव। मिसयूज ऑफ पावर्स इज इम्पॉसिबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार या केंद्रीय कार्यपालिका अपने कार्यों का संपादन संसद को ध्यान में रखकर ही करती है, क्योंकि वह अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के विश्वास के अभाव में वह सत्ता में नहीं रह सकती। इस संबंध में टीटी कृष्णामाचारी का कथन उल्लेखनीय है कि यदि कार्यपालिका अपनी संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो उसे संसद सबक दे सकती है। राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों के आधार पर राज्यों की राजनीतिक अस्थिरता एवं संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न विषम परिस्थितियों को भी नियंत्रित करता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों के पक्ष का तीसरा बिंदु है राष्ट्रपति का निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी होना असंभव। द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट पॉसिबल। इसमें हम कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान है। वह अपने कार्यों का संपादन मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार ही करता है। लोकसभा में मंत्रिमंडल का बहुमत होने के कारण राष्ट्रपति उसके परामर्श की उपेक्षा करके उसे अप्रसन्न नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में राष्ट्रपति साधारणतः मंत्रियों का परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा। वह मंत्रियों के परामर्श के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकेगा और न मंत्रियों के परामर्श के बिना कुछ कर सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति के संकटकालीन के पक्ष का अगला बिंदु है वित्तीय संकट का सामना करने के लिए राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता की समाप्ति आवश्यक। द एंड ऑफ स्टेट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इज नेसेसरी फेस फाइनेंशियल क्राइसिस। इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि वित्तीय संकट काल में केंद्रीय कार्यपालिका और संसद को राज्यों के वित्तीय अधिकार देना भी वित्तीय संकट का सामना करने के लिए आवश्यक है। विश्व के अन्य देशों में उत्पन्न हुए वित्तीय संकट के अनुभवों के आधार पर भारतीय संविधान में यह व्यवस्था करके संविधान निर्माताओं ने अपने विवेक और व्यवहारिकता का परिचय दिया है। इसी प्रकार आपातकाल स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध के पक्ष में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय हित में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध उचित। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज करेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाना
उचित ही है, क्योंकि नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा राष्ट्र की सुरक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सामान्य काल में नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार यदि संकट काल में भी ज्यों के त्यों प्राप्त रहे तो कुछ राष्ट्रद्रोही एवं अवांछनीय तत्व स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकारों की आड़ में राष्ट्र और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों को खतरे में डाल सकते हैं। संविधान लागू होने से अब तक राज्यों में संवैधानिक संकट या संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने पर कभी भी मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या स्थगित नहीं किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति अर्थात द रियल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करूंगा। धन्यवाद।